हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम फेडरलिज्म को समझेंगे। फेडरलिज्म इन वेस्ट इंडीज़, ये वाला जो बॉक्स है उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ में एक और बॉक्स दिया हुआ है फेडरलिज्म इन नाइजीरिया का। ठीक है, तो बेसिकली हम वेस्ट इंडीज़ में फेडरलिज्म का प्रैक्टिस किस तरीके से होता था उसको समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नाइजीरिया में फेडरलिज्म को किस तरीके से प्रैक्टिस करा जा रहा था, ठीक है, उसको समझेंगे एंड इश्यूज़ को समझेंगे कि आखिरकार फेडरलिज्म बहुत अच्छे तरीके से इन कंट्रीज़ में फंक्शन क्यों नहीं कर पाया। ठीक है, चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहला है फेडरलिज्म इन वेस्ट इंडीज़। ठीक है, सो यू मे हैव हर्ड अबाउट द क्रिकेट टीम ऑफ वेस्ट इंडीज़। ठीक है, क्रिकेट लवर्स के लिए बहुत अच्छी बात कि यहाँ पर आखिरकार क्रिकेट का जिक्र हुआ। तो जो क्रिकेट लवर्स थे कहीं ना कहीं उनकी आंखों में एक चमक आ गई होगी कि अच्छा भाई क्रिकेट के बारे में कुछ बात होने जा रही है। जी हाँ, तो यहाँ पर क्रिकेट के बारे में क्या बात किया गया है कि आप तो वैसे अगर क्रिकेट देखते होंगे, ठीक है, कमेंट करना अगर क्रिकेट लवर हो आप भी। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज़ की टीम, ठीक है, पता है हम सभी को कि हाँ क्रिकेट में एक वेस्ट इंडीज़ की टीम भी होती है। ठीक है, अच्छा मुझे बताना, मैं अगर सही रिकॉल कर पा रही हूँ तो वेस्ट इंडीज़ में जो दो फेमस क्रिकेटर हैं, एक तो क्रिस गेल है, ठीक है, और एक और है ब्रायन लारा, है ना, शायद मैंने सही प्रोनाउंस किया हो अगर। तो ये दो क्रिकेटर्स जो है ये वेस्ट इंडीज़ से ही आते हैं। ठीक है, तो इनमें से आपका फेवरेट कौन है ये भी बता देना एक बार। ठीक है, तो ये जो टीम है ना, क्रिकेट की ये जो टीम है वेस्ट इंडीज़ की, ये खेलती है क्रिकेट। बट क्या आपको ये पता है कि क्या एक कंट्री है, एक स्पेसिफिक कंट्री है क्या वेस्ट इंडीज़? मतलब क्रिकेट की टीम है वेस्ट इंडीज़ की, लेकिन क्या वेस्ट इंडीज़ एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जैसे इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है? तो आप देखोगे कि कहीं पॉलिटिकल मैप अगर आप कोई खोलोगे ना तो उसमें कोई वेस्ट इंडीज़ नाम की कोई कंट्री आपको दिखेगी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो वेस्ट इंडीज़ है ना, वेस्ट इंडीज़ नाम का ये जो आप नाम देख रहे हो वेस्ट इंडीज़, ये एक स्पेसिफिक कंट्री नहीं है। रादर वेस्ट इंडीज़ क्या है? वेस्ट इंडीज़ एक ग्रुप ऑफ आइलैंड कंट्रीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं समझाती हूँ कि भाई वेस्ट इंडीज़ आखिरकार है क्या। ठीक है, जब मैं यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की बात कर रही हूँ तो देखो, मैं वेस्ट इंडीज़ का लोकेशन क्या है अगर आप देखोगे अमेरिका को, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल मैप बनाने की कोशिश करती हूँ पूरे अमेरिका की। तो इस तरीके से अमेरिका का, ठीक है, अभी देखो हंसना मत, ठीक है, जैसा भी मैप बना रही हूँ मैं बस उसको देख लेना। इस तरीके से क्या है, सपोज मैप है, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा मैप है। ठीक है, यहाँ पर सपोज समझ लो मैक्सिको है, यहाँ पर क्या है यूएसए है, यहाँ पर क्या है ऊपर कनाडा है। ठीक है, समझ रहे हो? अच्छा, ये जो रीजन है ना, इस रीजन को जो अमेरिका के जस्ट साउथ में है, यहाँ पर क्या है कैरेबियन सी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कैरेबियन सी है। इधर हो गया क्या, अटलांटिक ओशन हो गया। ठीक है, इधर क्या हो गया, नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो गया, और इधर हो गया कैरेबियन सी। तो यहाँ ये जो कैरेबियन सी है ना, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या है, मल्टीपल आइलैंड्स हैं। तो ऐसे ही ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ना, इनके 13 आइलैंड्स, ठीक है, 13 आइलैंड्स का एक ग्रुप है। ठीक है, 13 आइलैंड्स का एक ग्रुप है, उसी ग्रुप को कहा जाता है वेस्ट इंडीज़। तो वेस्ट इंडीज़ इज़ नॉट अ स्पेसिफिक कंट्री। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ कोई स्पेसिफिक कंट्री नहीं है, रादर बहुत सारे आइलैंड ग्रुप एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, वेस्ट इंडीज़ को बनाते हैं। समझ में आ गया? पॉलिटिकल एंटिटी समझ में आ गई वेस्ट इंडीज़ की। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब हम वेस्ट इंडीज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बोला गया कि वेस्ट इंडीज़ वॉज ऑल्सो कॉलोनाइज बाय ब्रिटिशर्स। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ भी कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की। तो 1958 में जब ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली तो वेस्ट इंडीज़ में जितने भी ये जो आइलैंड नेशन थे, 13 आइलैंड नेशन थे, ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना फेडरेशन बनाया एंड द फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज़ केम इन टू बींग। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, फेडरेशन बनाया। फेडरेशन कैसे बनाया देखो, फेडरेशन पिछली बार जब हम लोगों ने अमेरिका का फेडरेशन किस तरीके से बना जब हमने समझा था, तो उसमें हमने एक अंडरस्टैंडिंग करी कि फेडरेशन कैसे बनता है। ठीक है, तो सेम टू सेम चीज़ क्या हुआ, सेम टू सेम चीज़ जब वेस्ट इंडीज़ के सारे आइलैंड कंट्रीज़ को आज़ादी मिली तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने डिसाइड करा कि देखो हम तो भाई छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, हम तो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक साथ आना चाहिए, हमें एक साथ आना चाहिए और जो अपनी सिक्योरिटी है, ठीक है, जो अपना डेवलपमेंट है, उसको एक साथ मिल करके करना चाहिए। क्योंकि छोटे छोटे हैं तो हमारे पास अपने लेवल पर तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है और ना ही खुद हम अपनी आर्मी को बहुत ज़्यादा एक तरीके से पावरफुल कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने डिसाइड क्या करा कि ठीक है, अपनी सब ग्रुप्स हम एक साथ आते हैं, सारे आइलैंड्स एक साथ आते हैं, अपनी सिक्योरिटी अपने डेवलपमेंट को एक साथ मिलकर करेंगे। समझ में आ गई यहाँ तक बात? तो इस तरीके से इस पर्पज़ के लिए उन्होंने क्या करा, फेडरेशन बनाया कि सारे आइलैंड कंट्रीज एक साथ आओ और हम क्या बनाते हैं, एक यूनियन लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर एक गवर्नमेंट बनाते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनी ना, वो क्या बनी, वो बहुत कमज़ोर बनी। इट हैड अ वीक सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमी ऑफ ईच यूनिट वॉज इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत कम पावर दी हर स्टेट ने।
ठीक है। हर स्टेट ने जो भी जितने भी आइलैंड नेशन थे उन सब ने बहुत कम पावर्स दी जो सेंट्रल लेवल पर इन सभी कंट्रीज ने एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म करा। ठीक है, तो वीक सेंट्रल गवर्नमेंट थी पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि हर स्टेट की जो कंट्री थी उसकी इकोनॉमी भी इंडिपेंडेंट थी। मतलब क्या था कि हर जो आइलैंड कंट्रीज़ है, जैसे 13 आइलैंड ग्रुप्स हैं, तो अपनी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अपने आप देख रहे थे। ठीक है, तो जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी आइलैंड कंट्रीज़ हैं, तो वो अपनी पॉलिसीज़ को खुद डिसाइड कर रहे थे। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी थी यहाँ पर। ठीक है, कोई कलेक्टिव लेवल पर इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइड नहीं करी जा रही थी, सेंट्रल लेवल पर पॉलिसी डिसाइड नहीं करी जा रही थी जो सारे आइलैंड ग्रुप्स फॉलो करते, आइलैंड कंट्रीज़ फॉलो करते, ऐसा नहीं था। इंडिपेंडेंट इकोनॉमी एक तरीके से वो लोग फॉलो कर रहे थे। ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, इन सब चीज़ों की वजह से धीरे धीरे, क्योंकि केंद्र की जो सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो भी बहुत कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो फेडरेशन बना था ना 1958 में, 4 साल के अंदर ही वो फेडरेशन टूट गया। ठीक है, देयर वाज अ फॉर्मल डिसोल्यूशन ऑफ द फेडरेशन इन द ईयर ऑफ 1962। ठीक है, तो जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था 1962 में, तो लगभग क्या हुआ, 1958 के बाद फिर 62 तक लगभग आते आते ये जो फेडरेशन बना सभी कंट्रीज़ का, सभी आइलैंड कंट्रीज़ का, वो टूट गया। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि सरकार भी कमज़ोर थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कमज़ोर थी, और क्या हो रहा था, और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी वो लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी खुद डिसाइड कर रहे थे। साथ ही साथ में पॉलिटिकल कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, हर कंट्री क्या करने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल करने की कोशिश कर रहा था दूसरों के मुकाबले। समझ रहे हो, तो ये चीज़ें होने लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद 1973 में इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ चिगाओरा मास। ठीक है, जैसा भी नाम है मैंने प्रोनाउंस कर दिया। तो 1973 में ये पर्टिकुलर ट्रीटी हुई। तो इसमें क्या हुआ, इंडिपेंडेंट आइलैंड स्टैब्लिश द जॉइंट अथॉरिटीज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉमन लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट एंड अ कॉमन करेंसी। तो 1973 में जाकर के उनको समझ में आया कि देखो हम तो बहुत छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, ठीक है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं हम लोग, तो फिर हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है, हमारा फ़ायदा है यूनिटी में। जब हम एक साथ रहेंगे तभी हम ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे। ये चीज़ उनको समझ में आ गई। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक कॉमन अथॉरिटी बनाई, उन्होंने जॉइंट अथॉरिटी बनाई, एक कॉमन लेजिस्लेचर बनाया। ठीक है, सेंट्रल लेवल पर क्या करा, सेंट्रल लेवल पर कॉमन लेजिस्लेचर बनाया। ठीक है, देखो हर कंट्री में अपने लेवल पर तो है ही, अपने लेवल पर वो सारी पार्लियामेंट एंड कोर्ट वगैरह तो है, लेकिन फिर उन्होंने इन जितनी भी कंट्रीज थी 13 आइलैंड ग्रुप्स ने सेंट्रल लेवल पर भी क्या करा, एक लेजिस्लेचर बनाया, पहली चीज़ सुप्रीम कोर्ट बनाया, दूसरी चीज़ एंड एक कॉमन करेंसी भी यहाँ पर एक तरीके से उन्होंने स्टैब्लिश करी कि ये कॉमन करेंसी हर कंट्री में चल सकती है। समझ में आ गया। ठीक वैसे ही जैसे यूरोपियन यूनियन होता है ना, यूरोपियन यूनियन में क्या क्या है, एक करेंसी है, तो सेम टू सेम चीज़ क्या है, यहाँ पर भी उन्होंने ऐसी चीज़ें करी। उसके बाद एक कॉमन मार्केट भी बनाया जिसको क्या कहा जाता है, कैरेबियन कम्युनिटी। ठीक है, सो टू अ डिग्री अ कॉमन मार्केट विच इज़ नोन एज कैरेबियन कम्युनिटी। तो फिर उन्होंने क्या बनाई, अपनी पूरी एक कैरेबियन कम्युनिटी बनाई कि ठीक है एक मार्केट होगा हमारा, ठीक है, जिसमें हम सभी के सभी सारे के सारी कंट्रीज एक साथ रहेंगे और अपनी एक कॉमन करेंसी के साथ जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह होगा इसी करेंसी में करेंगे। Caribbean community has even a common executive and the head of the government and the member of the member countries, they are the members of the executive। तो फिर उन्होंने लेजिस्लेचर तो बना ही लिया, सुप्रीम कोर्ट भी बना लिया, ठीक है, लेजिस्लेचर हो गया और जुडिशरी हो गया, तो फिर क्या करा उन्होंने, एग्जीक्यूटिव भी बनाया, कॉमन एग्जीक्यूटिव बनाया। कॉमन एग्जीक्यूटिव में क्या था, जितने भी हर जो 13 आइलैंड नेशन थे उनके जो हेड ऑफ गवर्नमेंट थे, ठीक है, उनके जो हेड ऑफ गवर्नमेंट थे वो सारे के सारे लोग कॉमन एग्जीक्यूटिव का पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा, अलग अलग लेवल पर अपने एक कॉमन क्या बना लिया, कॉमन एक ऐसी अथॉरिटी बना ली जिसमें लेजिस्लेचर भी है, ठीक है, एक कॉमन लेजिस्लेचर, एक सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एक कॉमन करेंसी और पूरा का पूरा एक कॉमन मार्केट जिसको कैरिबियन कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है, एंड साथ ही साथ में कॉमन एग्जीक्यूटिव भी बना लिया। ये सारी चीज़ें क्यों हुई, ये सारी चीज़ें इसलिए हुई ताकि ये जो सारी के सारी जो अलग अलग ग्रुप्स हैं ना, जो अलग अलग आइलैंड कंट्रीज़ है, कैरिबियन कम्युनिटी के जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, वो सब एक साथ इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करें, ठीक है, पॉलिटिकली भी एक तरीके से वो प्रोग्रेस करें। तो आज के टाइम में ये जो कैरेबियन कम्युनिटी है ना, वो एक तरीके से एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करती है। ठीक है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करती है, ठीक वैसे जैसे यूरोपियन यूनियन है आज के टाइम में। ठीक है, जैसे यूरोपियन यूनियन है वैसे ही ये कैरेबियन कम्युनिटी के तौर पर यहाँ पर ये जो उन्होंने एक जॉइंट अथॉरिटी बनाई सेंट्रल लेवल पर, ठीक है, तो वो यहाँ पर इस तरीके से काम करती है और ये एक प्रकार से इनका एक खुद का एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन के तौर पर काम करता है। ठीक है,
पॉलिटिकल यूनियन एंड इकोनॉमिक यूनियन। तो पॉलिटिकल यूनियन है तो क्या होंगे, जितने भी ये सारे ग्रुप्स हैं ना कैरेबियन रीजन के, जितने भी आइलैंड ग्रुप्स हैं, आइलैंड कंट्रीज़ हैं, तो वो सब पॉलिटिकली फॉरेन पॉलिसी उनकी कैसी होगी, ठीक है, तो ये सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं किस कंट्री के साथ ट्रेड करना है, किसके साथ नहीं करना, किसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है, किसके साथ नहीं करना। ये इस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी क्या कर रहे हैं, कलेक्टिवली डिसाइड कर रहे हैं। सारे के सारे कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट्स आकर के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट आकर के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे यूरोपियन यूनियन फंक्शन करता है, वैसे ही आज के टाइम में ये जो कैरेबियन रीजन के जितने भी हमने अभी ये अंडरस्टैंड करा, ये सारे कंट्रीज़ इस तरीके से आज के टाइम में काम कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर लास्ट में क्या बोला, सो द यूनिट्स कुड नाइदर लिव टुगेदर एज वन कंट्री नॉर कैन दे लिव सेपरेटली, ठीक है। यहाँ पर ये बोला गया है कि जब उन्होंने अपना फेडरेशन बनाया, अपना खुद का फेडरेशन बनाया और अपने आप को बोला कि हम आज से एक कंट्री है, सारे के सारे अलग अलग स्टेट्स एक साथ आए, उन्होंने बोला कि हम फेडरेशन बना लेंगे, ठीक है। तो जब ये फेडरेशन बना तो वो क्या था, फेडरेशन कमज़ोर था, तो एक साथ एक छत के नीचे एक कंट्री के तौर पर ये नहीं रह पाए, है ना, कमज़ोर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो कमज़ोर थी, तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं हो पाई। साथ ही साथ में जब वो सेपरेट हो गए तो वो सेपरेट भी नहीं रह पाए, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि भाई अलग रहने से अच्छा है कि हम क्या करें, अगर हम एक साथ एक कंट्री के तौर पर नहीं रहना चाहते ना, तो हम अलग भी नहीं रह सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक जॉइंट अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, जो कि इन्होंने क्या बनाया, कैरेबियन कम्युनिटी के तौर पर, जो आज जो जॉइंट अथॉरिटी है जिसमें लेजिस्लेचर है, सुप्रीम कोर्ट है, एग्जीक्यूटिव्स है, तो उस तरीके से उन्होंने एक तरीके से अथॉरिटी बनाई, ठीक है। तो ये फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है, फेडरलिज्म की फंक्शनिंग है, जो कहाँ पर फंक्शनिंग करती है, वेस्ट इंडीज़ में फंक्शनिंग कर रही थी, ठीक है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, जो हमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है, वो डिस्कस करनी है फेडरलिज्म इन नाइजीरिया, कि नाइजीरिया में फेडरलिज्म किस तरीके से काम करता है। नाइजीरिया क्या है, नाइजीरिया अगर आप देखोगे तो मैं थोड़ा सा साउथ अफ्रीका नहीं, मतलब पूरा अफ्रीका का थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, और लोकेट करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार कहाँ है, ठीक है। दोबारा से बोल रहा हूँ, हंसना मत, जैसा भी बन रहा है देख लो। ये जो पर्टिकुलर रीजन है ना, ठीक है, ये आता है वेस्ट अफ्रीका में, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पर है स्पेसिफिकली लोकेशन, ये पूरा का पूरा हो गया अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पर है नाइजीरिया, ठीक है, वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है। और ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है अफ्रीका की, ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट कर देना, ठीक है। अच्छा, तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नाइजीरिया में ऑयल रिसोर्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी हम लोगों ने ले ली नाइजीरिया के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा फेडरलिज्म के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे नाइजीरिया के बारे में। इफ़ द रीजन्स एंड द वेरियस कम्युनिटीज डो नॉट ट्रस्ट ईच अदर, इवन अ फेडरल गवर्नमेंट कैन फेल टू प्रोड्यूस यूनिटी। यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर किसी भी फेडरल कंट्री में अलग अलग रीजन्स और अलग अलग कम्युनिटीज़ एक दूसरे के ऊपर अगर ट्रस्ट नहीं दिखाएंगे, तो वो फेडरल अरेंजमेंट क्या होगा, वो फेडरल अरेंजमेंट कहीं ना कहीं ब्रेक होगा और वहाँ पर यूनिटी नहीं रह पाएगी। इसका मतलब हुआ कि हम नाइजीरिया में यही चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से नाइजीरिया में अलग अलग रीजन्स, अलग अलग कम्युनिटीज़ एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट शो नहीं करती थी, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं वहाँ पर फेडरल अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, बहुत सारे चैलेंजेस उसमें रहे। 1914 तक अगर आप देखोगे, टिल 1914 नाइजीरिया 2 सेपरेट ब्रिटिश कॉलोनीज़ में डिवाइडेड था। एक था नॉर्थ नाइजीरिया, ठीक है, एंड एक था साउथ नाइजीरिया, ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनी था ये भी, ठीक वैसे ही जैसे वेस्ट इंडीज़ की जो अलग अलग कंट्रीज़ थी वो, ठीक है। तो 1914 में नॉर्थ एंड साउथ नाइजीरिया हुआ करता था। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद 1950 में एक कॉन्फ्रेंस होती है, इबादान कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्रेंस। वहाँ पर सारे के सारे लीडर्स नाइजीरिया के, उन्होंने डिसाइड करा कि अब हम क्या करेंगे, हम अपने आप को एक कंट्री बनाएंगे, अलग नहीं रहेंगे, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ नाइजीरिया एक साथ आएंगे एंड वी विल बी मेकिंग अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने क्या करा, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये चीज़ तो हुई कि फेडरलिज्म कब आया, 1950 में जाकर के वहाँ पर फेडरलिज्म आया, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो वहाँ पर भी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइड कर दी गई एंड पूरी की पूरी कंट्री एक हो गई, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ नाइजीरिया एक साथ आ गए एंड देयर वाज वन कंट्री। अब नाइजीरिया के एथनिक ग्रुप्स कौन कौन से हैं वो थोड़ा सा समझते हैं। नाइजीरिया में 3 मेजर एथनिक ग्रुप्स थे, ठीक है। एथनिक ग्रुप्स का मतलब जिनका कल्चर अलग अलग है, ठीक है, लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, रिलीजन अलग अलग हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ द एथनिसिटी वहाँ पर 3 अलग अलग ग्रुप्स थे, योरूबा, इबो एंड होजा फुलानी,
ठीक है, ये 3 अलग अलग ग्रुप्स थे नाइजीरिया में। तो ये क्या करते थे ना, ये 3 अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग रीजन को कंट्रोल किया करते थे। जैसे योरूबा वेस्ट नाइजीरिया को कंट्रोल किया करता था, ठीक है। जो ईबो ग्रुप है वो ईस्ट नाइजीरिया को कंट्रोल किया करता था, एंड साथ ही साथ में जो हौजा फलानी है वो नॉर्थ जो नाइजीरिया है वहाँ पर एक तरीके से अपना इम्पैक्ट जमाए हुए था, ठीक है। तो जब इम्पैक्ट जमाया हुआ था इन सभी ग्रुप्स ने, तो फिर वो क्या किया करते थे, वो अपने इन्फ्लुएंस को और ज़्यादा स्प्रेड करने की कोशिश किया करते थे, ठीक है। जैसे योरूबा कोशिश करेगा कि जहाँ पर ईबो का इन्फ्लुएंस है वहाँ पर और ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करे। सिमिलरली हौजा फुलानी भी अपना योरूबा के रीजन के ऊपर भी इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा एंड ईबो के ऊपर भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। इसकी वजह से क्या होता था, बहुत ज़्यादा फियर एंड बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुआ करती थी अलग अलग एथनिक ग्रुप्स में, यानी कि कन्फ्लिक्ट हुआ करती थी क्योंकि हर एक एथनिक ग्रुप दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, दूसरे के रीजन में अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। तो ये चीज़ें हो रही थी नाइजीरिया में। इसकी वजह से क्या हुआ, जब बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुई, बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर वहाँ पर मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया एंड देयर वाज अ मिलिट्री रिजीम। वहाँ पर मिलिट्री रिजीम हो गया। फिर क्या होता है, फिर 1960 में कॉन्स्टिट्यूशन बना। जब 1960 में जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ डिसाइड करी गई। They decided that both the federal and the regional government should jointly control the Nigerian police. उन्होंने ये डिसाइड किया कि नाइजीरिया में जो पुलिस है वो दोनों की दोनों गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एज वेल एज रीजनल गवर्नमेंट, दोनों डिसाइड करेगी एंड दोनों उसको मिलकर कोऑर्डिनेट करेगी। किसको, नाइजीरियन पुलिस को, ठीक है। तो ये पहला वाला कॉन्स्टिट्यूशन 1960 के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बताया। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर एक और कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया। जो दूसरा 1979 में कॉन्स्टिट्यूशन जो आया उसमें क्या हुआ, नो स्टेट वॉज अलाउड टू हैव एनी सिविक पुलिस, ठीक है, सिविल पुलिस। तो कोई भी स्टेट को, किसी भी स्टेट को ये अधिकार नहीं दिया गया कि वो खुद की कोई पुलिस रख सकता है। मतलब क्या हुआ कि सेंटर ने सारी चीज़ें टेक ओवर कर ली, क्योंकि देखो मिलिट्री रिजीम था, तो मिलिट्री क्या चाहती है, मिलिट्री तो सारी पावर अपने हाथ में रखना चाहती है, सीधी सी बात है। वो क्यों स्टेट गवर्नमेंट को पावर देगी, तो मिलिट्री गवर्नमेंट ने ऐसा ही करा। 1979 में जो पुलिस की जो पावर थी, पहले क्या किया जाता था, फेडरल तरीके से सेंटर एंड रीजनल गवर्नमेंट, मतलब सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों नाइजीरियन पुलिस को कंट्रोल किया करते थे। फिर दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया एंड सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया, पावर का क्या कर दिया गया, सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया, और ये बोल दिया गया कि स्टेट अब तुम कोई भी पुलिस नहीं रख सकते अपनी, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि 1999 में वहाँ पर मिलिट्री रिजीम हो जाता है ख़त्म एंड डेमोक्रेसी को रिस्टोर वहाँ पर कर दिया जाता है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी वहाँ पर आ जाती है फाइनली 1999 में। लेकिन फिर भी बहुत सारे इश्यूज़ जो है कंटिन्यूसली नाइजीरिया में एग्जिस्ट करते रहे, जिसकी वजह से फेडरलिज्म कहीं ना कहीं क्या होता रहा, फेडरलिज्म में जो सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच में हमेशा कन्फ्लिक्ट चलती रही। पहला रीज़न क्या था, रिलीजियस डिफरेंसेस, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ थी ऑयल रिसोर्सेज पर कंट्रोल स्टैब्लिश करना। सो क्या हो रहा था कि लोकल एथनिक कम्युनिटीज दे रेजिस्टेड द सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ द ऑयल रिसोर्सेज, ठीक है। तो जो जहाँ पर तेल निकल रहा था ना, जहाँ पर ऑयल रिसोर्सेज मिले, ठीक है, तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि नाइजीरिया में काफ़ी ज़्यादा ऑयल रिसोर्सेज है एंड इट इज़ आई थिंक 5th या 6th लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री है, ठीक है। तो ऑयल एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है नाइजीरिया के लिए। तो फिर जो लोकल लोग हैं ना, जो लोकल एथनिक कम्युनिटीज़ है, जो अभी हमने 3 ग्रुप्स के बारे में अंडरस्टैंड करा, तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग चाहते थे कि लोकल गवर्नमेंट का ही एक तरीके से वहाँ पर कंट्रोल रहे ऑयल रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है। तो वो खुद का कंट्रोल, एथनिक कम्युनिटीज़ का कंट्रोल चाहते थे, अपना कंट्रोल करना चाहते थे, ऑयल रिसोर्सेज को खुद कंट्रोल करना चाहते थे। लेकिन सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो क्या कर रही थी, वो एक्चुअली में यहाँ पर क्या कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से इन एथनिक ग्रुप्स के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हमेशा लड़ाई चलती रही, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि रिसोर्सेज को कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है, दोनों ही कंट्रोल करना चाहते थे। तो इसकी वजह से ऑयल रिसोर्सेज की वजह से भी क्या हुआ, फेडरलिज्म में जो कन्फ्लिक्ट थी वो लगातार बनी रही। तो इसीलिए नाइजीरिया का जो एग्जाम्पल अभी हमने अंडरस्टैंड करा, नाइजीरिया में जो आज के टाइम में जो कन्फ्लिक्ट चल रही है, कि जितने भी ग्रुप्स हैं नाइजीरिया में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, जितने भी एथनिक वहाँ पर कम्युनिटीज़ हैं, उनके बीच में क्या चल रहा है, अभी भी वहाँ पर कन्फ्लिक्ट चल रहा है। वहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर सक्सेसफुल नहीं रन कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द वेरियस इशूज़। एंड सबसे बड़ा जो मेजर इशूज़ रहे हैं वो क्या है, ओवरलैप ऑफ रिलीजन, एथनिक एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस अमंग द यूनिट्स,
ठीक है। तो जो अलग अलग यूनिट्स हैं फेडरलिज्म में, उनके बीच में, सेंटर एंड स्टेट के बीच में एंड एथनिक कम्युनिटीज़ के बीच में क्या हो रहा है, रिलीजन की वजह से रिलीजियस डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से भी कन्फ्लिक्ट हुए। साथ ही साथ में एथनिक ग्रुप्स के बीच में भी क्या हो रहा है, हमने देखा कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो डोमिनेशन होगा तो क्या होगा, सेसेशन की आवाज़ उठेगी कि नहीं उठेगी, अलग होने की आवाज़ उठेगी कि नहीं उठेगी, है ना, समझ रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है वहाँ के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए। साथ ही साथ में इकोनॉमिक डिफरेंसेस, ठीक है, हम देख रहे हैं कि ऑयल रिसोर्सेज पर सेंट्रल कंट्रोल भी करना चाहती है, सेंटर भी कंट्रोल करना चाहती है, साथ ही साथ जो लोकल कम्युनिटीज़ है वो भी कंट्रोल करना चाहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट का कंट्रोल कहीं ना कहीं वहाँ पर रहे ज़्यादा। ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, फाइनेंशियल पावर और जो रिलीजियस डिफरेंसेस हैं एंड जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, उसकी वजह से नाइजीरिया के जो फेडरलिज्म है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। एंड जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं नाइजीरिया में, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, इसकी वजह से वहाँ पर क्या हो रहा, वहाँ पर जो यूनिटी है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती जा रही है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने दो अलग अलग कंट्रीज़ का फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमने पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो वेस्ट इंडीज़ थी, वेस्ट इंडीज़ में पहले क्या बना, उन्होंने सारे ग्रुप्स ने, जितने भी वहाँ पर कंट्रीज़ थी, सभी आइलैंड कंट्रीज़ ने एक फेडरेशन बनाया, बट वो फेडरेशन कमज़ोर निकला, तो फेडरेशन क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। ठीक है। फिर उन्होंने क्या करा, एक जॉइंट अथॉरिटी बनाई। ठीक है। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जस्ट जैसे यूरोपियन यूनियन काम करता है, एंड उसके अकॉर्डिंगली वो आज क्या कर रहे हैं, आज काम कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है। लेकिन नाइजीरिया में क्या है, नाइजीरिया में फेडरलिज्म चल रहा है अभी भी। ठीक है। वहाँ पर फेडरलिज्म कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन फेडरलिज्म में आज भी वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एंड क्योंकि फेडरलिज्म में ट्रस्ट, कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है अलग अलग यूनिट्स के बीच में, सेंटर स्टेट्स के बीच में, ठीक है, स्टेट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में, तीनों के बीच में क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कोऑपरेशन, हमें चाहिए होता है एक म्यूचुअल ट्रस्ट। पर कहीं ना कहीं यहाँ पर नाइजीरिया में रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से, एथनिक कम्युनिटीज़ में डिफरेंसेस की वजह से, ऑयल रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल करने की वजह से क्या हो रहा है, ये ट्रस्ट हमेशा कमज़ोर होता जा रहा है। एंड दैट इज़ वाई वहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं फेडरलिज्म की प्रॉपर एंड स्मूथ फंक्शनिंग में। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हमने दो और कंट्रीज़ के बारे में समझ लिया और उनके वहाँ पर फेडरलिज्म किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है। उसके बारे में हमने एक अंडरस्टैंडिंग ले ली। ठीक है। इस तरीके से ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको बिगिन करेंगे। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।